हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तराखंड में जो आप लोग का असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम होने वाला है, जिसकी क्लासेस की वीडियो आप लोग के लिए आ रही थी, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए थे। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से पूरा कंप्लीट रिवीजन रहेगा आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। रिव्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसमें और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज इज। उद्यम का उचित उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन कई बार मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वो हो जाता है ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ना प्रॉफिट को ना सेल को, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द जॉब ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर इज कन्फाइंड टू। वित्त प्रबंधक का काम सीमित होता है, यानी कि मेन काम क्या होता है उसका, राइजिंग फंड, मैनेजमेंट ऑफ कैश, राइजिंग ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फंड को रेज करना ये भी होता है, कैश का मैनेजमेंट करना वो भी रहेगा, लेकिन मेन जो उसका अगर हम देखें एक कंप्लीट लाइन जो हमें मिल रही है, धन जुटाना और उसका प्रभावी उपयोग करना, फंड को रेज करना, फंड को साथ साथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके ये भी देखना। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। किसकी बात हो रही है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व, यानी कि जो आपके वित्तीय निर्णय होते हैं उसमें क्या शामिल होता है। तो जैसे मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था जहाँ पर सारे डिसीजन को मैंने अच्छे से आप लोग को पढ़ाया था, ये भी था उसमें कि क्या क्या चीजें किसमें शामिल होती हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पर है कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड सेल्स डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड कैश डिसीजन, नन ऑफ दीज। तो वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। जैसे आपका कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कितना करना है, कैसे वित्त पोषण फाइनेंस हमें कहाँ से मिल सकता है, और डिविडेंड हम कितना देंगे, लाभांश हमारा कितना होना चाहिए, उससे रिलेटेड डिसीजन। तो ये तीनों ही तरह के डिसीजन जो होते हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन में लिए जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट कि इन्वेस्ट हमको कहाँ करना है, इन्वेस्ट करने के लिए जो हमको फाइनेंस चाहिए वो हमको कैसे मिलेगा, सोर्स क्या क्या है हमारे पास, और डिविडेंड हमको कितना देना है। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाइज टू द लाभ अनुपात दर्शाता है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी पोजीशन, सॉल्वेंसी, प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है क्या बताता है, तो आपके अलग से डिफाइन किए जाते हैं, अलग अलग तरह के हमारे रेशियोज होते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं उसमें आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी की जब बिजनेस हमारा ऑपरेट कर रहा है, रन में है, तो वहां पर हमारे कितनी वो प्रॉफिट दिखा रहा है, कितनी प्रॉफिट हमको मिल रही है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद। कार्यशील पूंजी कारोबार कार्यशील पूंजी के साथ संबंध को मापता है। फिक्स एसेट, सेल्स, परचेजेस, स्टॉक। अब लिखा इस तरह से क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बेसिकली पूछ क्या रहा है इसमें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर जो है वर्किंग कैपिटल के साथ किसके रिलेशन को बताता है। तो आपको इसका फॉर्मूला अगर याद है तो आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल अपॉन नेट सेल्स हो जाता है। नेट नहीं दे रखी तो सेल्स दे रखी, सीधे सीधे यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको पता होना चाहिए बस कि फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज लाभांश भुगतान अनुपात है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको न्यूमेरिकल की तरह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पैट कैपिटल डीपीएस अपॉन ईपीएस, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन पैट, या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। पैट क्या है इसको समझ लीजिए, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसकी फुल फॉर्म जो है ये रहेगी आपकी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है डीपीएस क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर हो जाता है, ईपीएस क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। आपको हो जाता है डीपीएस अपॉन ईपीएस। जो हमारा डिविडेंड पर शेयर आता है उसको हम जो अर्निंग पर शेयर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। अगर कभी शॉर्ट में डीपी रेशियो लिख देता है तो उसको आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड पे आउट रेशियो को ही डीपी रेशियो बोलते हैं। न्यूमेरिकल भी बना के दे सकता है, तो डीपीएस दे रखा होगा, ईपीएस दे रखा होगा, आपको खाली कहेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालिए। आपको बस पता होना चाहिए कि
कहाँ पर क्या चीज प्लेस की जाती है, और इसका आंसर इजिली निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ईवीए इज यूज फॉर, ईवीए शब्द का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो 2018 में पेपर हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्स्ट्रा वैल्यू एनालिसिस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, इंजीनियरिंग वैल्यू एनालिसिस। तो ईवीए जो है किस लिए यूज होता है, तो बेसिकली फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर ईवीए की, क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म की आर्थिक मूल्य वर्धित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बी इम्प्रूव बाई, जो निवेश का प्रतिफल है उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। इंक्रीजिंग टर्नओवर, जो टर्नओवर है उसको बढ़ा करके, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंस हम कर रहे हैं उनको कम कर दें, इंक्रीजिंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, कैपिटल के जो यूटिलाइज करना है, यानी फंड तो है हमारे पास लेकिन हम इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे, तो उसको हम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, या फिर इन तीनों के ही बेस से या तीनों के ही द्वारा, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन तीनों को ही ध्यान में रखना पड़ता है अगर हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है इसका, कि जो हमने इन्वेस्ट किया है अपना, जहां जहां भी हमने अपनी मनी को इन्वेस्ट किया उससे हम ज्यादा से ज्यादा हमको रिटर्न मिल सके, इसके लिए अपने टर्नओवर को बढ़ाएं, हम एक्सपेंसेस को कम करें, और साथ ही जो कैपिटल है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करें। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लानिंग डील्स विद, वित्तीय नियोजन में क्या शामिल होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग फॉर ए कैपिटल इशू, प्रिपेयरिंग बजट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही ज्यादा अच्छे से आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मेनली किस चीज से डील किया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग का काम नहीं होता, वो तो ऑलरेडी बन चुके होते हैं, उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, आपका प्रिपेयरिंग बजट होगा, कि सबसे ज्यादा जो हमारा डील करता है फाइनेंशियल प्लानिंग किससे रिलेटेड हो जाती है, बजट को प्रिपेयर करने से रिलेटेड हो जाती है। तो एक तरह से क्या होगा, ऑप्शन सी। बजट हम पहले बनाते हैं कि कितना हमको कहाँ से अर्निंग हो सकती है, कितनी हमको कहाँ पर एक्सपेंस करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरी फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं। इसमें कि आपका जो कैश बजट है वो सबसे इम्पोर्टेंट बजट होता है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ, वित्तीय नियोजन की शुरुआत निम्न में से किसके तैयार करने पे होती है, यानी कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, मास्टर बजट, कैश बजट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दैट। तो जब भी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसमें से तीनों ही जो पॉइंट दे रखे हैं वो नहीं सही होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दैट। क्यों, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कि कितनी कैपिटल हमको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम ये आइडिया लगाते हैं कि कितनी कैपिटल हमको चाहिए है। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये तीनों ही बात के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा होता है कि डिटरमाइन करना है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड्स विद, वित्तीय विनियोजन की प्रक्रिया निम्न के साथ समाप्त होती है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल स्टेटमेंट, comparison of actual with projected, ordering the employee that projected figures come true। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है उसका लास्ट का एंड का प्रोसेस क्या है या लास्ट स्टेप क्या होता है, अनुमानित विवरण तैयार करना, वास्तविक विवरण तैयार करना, वास्तविक की अनुमानित से तुलना करना, कर्मचारियों को आदेश देना कि अनुमानित आंकड़े सही हैं। तो यहाँ पर मेन होता है लास्ट में कंपेयर किया जाता है जो हमारी एक्चुअल थी और जो हमारी प्रोजेक्टेड, जो हमने आइडिया लगाया था कि इतनी होनी चाहिए और एक्चुअल में जितना हुआ है हमारा, जो भी हमने डिसीजंस लिए थे, जो भी हमने प्लान तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में हुआ है, तो उनके बीच में कंपेयर किया जाता है जिससे कि जो भी हमारे वेरिएंसेस आए हैं उसको एनालाइज करके सही किया जा सके। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल बस्टिंग होता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं, क्लासेस की वीडियो में भी आपने अगर देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैपिटल बस्टिंग क्या होती है। तो पूरी बस्टिंग का एक हिस्सा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल बस्टिंग का एक जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की निवेश निर्णय, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग में मेनली यही देखा जाता है कि कितनी हमको
कैपिटल चाहिए है, कहाँ कहाँ हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म एसेट जो होती है मेनली उनसे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो उसका एक पार्ट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट तो आएगा ही नहीं इसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा अपना एक अलग हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not used in capital budgeting? पूंजी बस्टिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, नेट एसेट मेथड, कैश फ्लो। तो जब हम कैपिटल बस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ अप्रोचेस होती हैं जिनके बेसिस पे की जाती है। उसमें क्या शामिल नहीं होता, तो नेट एसेट मेथड जो है ये कुछ भी शामिल इसमें नहीं होता, तो संपत्ति विधि इसमें नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, क्योंकि पूछ रहा था कि क्या शामिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not true with reference to capital busting? पूंजी बस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Capital busting is related to asset replacement decision. Cost of capital is equal to minimum required return. Existing investment in a project is not related as sunk cost. Timing of cash flow is relevant. यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या करेक्ट नहीं है, क्या फॉल्स होगा, मेनली मतलब नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि पूंजी बस्टिंग संपत्ति प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है, तो उसमें रिप्लेसमेंट से रिलेटेड ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, ये भी करेक्ट है कि जितना हम रिटर्न चाह रहे हैं उस कैपिटल से उतनी ही उसकी कॉस्ट उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तभी हम वो स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेंगे। सी वाला पॉइंट जो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है प्रोजेक्ट में उसको सम कास्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। सम कास्ट क्या होती है, एक ऐसी लागत है जो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और अब वो वापस नहीं आएंगी। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आप कर चुके हैं, अब वो क्या है आपके सम कास्ट में आ सकती है। तो यहाँ पर ये सी वाला पॉइंट ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पूंजी बस्टिंग से कैपिटल बस्टिंग के बारे में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, वार्षिक प्रतिफल दर बराबर होती है नॉमिनल रेट इंटू इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल रेट अपॉन इन्फ्लेशन, या फिर माइनस कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसमें आपकी नॉमिनल रेट अपॉन इन्फ्लेशन रेट होती है। स्क्रीन पे आप इसका फॉर्मूला देख रहे होंगे, एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है। इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है लेकिन इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछेगा, वो नेट में आता है। आपका जो है अकाउंट का एग्जाम है उसमें इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, यहाँ पर मेन आपका ये फॉर्मूला पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क इन कैपिटल बस्टिंग इज सेम एज, पूंजी बजट में जोखिम निम्न के समान है। अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज, नन ऑफ द अबव। जो कैपिटल बस्टिंग हम कर रहे होते हैं उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, तो सबसे ज्यादा कैपिटल बस्टिंग क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो वहां पर हमारा सबसे ज्यादा रिस्क ये होता है कि अनिश्चित है, फ्यूचर हमारा क्या है, अनिश्चित है। तो फ्यूचर में कितना कैश फ्लो उससे रिलेटेड होगा उसकी अनिश्चितता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मीन्स कहने का ये होता है, कैश फ्लो से मीनिंग ये होता है कि जितना हमने लगाया होता है, अपना अभी इन्वेस्टमेंट किया है हमें, तो ये नहीं पता कि उससे जो हमको रिटर्न में मिल रहा है कितने टाइम पीरियड में उतने ही हमको पैसा वापस आ पाएगा। ये चीज मेनली होती है, जो कैश कितना इनफ्लो होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैपिटल बस्टिंग द पॉजिटिव एनपीवी रिजल्ट इन, पूंजी बजट में सकारात्मक एनपीवी, एनपीवी क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी अभी करेंट में कितनी शुद्ध मूल्य आ रहा है। नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, यहाँ पर पॉजिटिव एनपीवी है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होगा कि सकारात्मक आर्थिक मूल्यवर्धन उसका कितना है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स टू, पूंजी की लागत से तात्पर्य है फ्लोटिंग कॉस्ट से, डिविडेंड से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिविडेंड रिटर्न से, नन ऑफ द अबव। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जितनी हमें लागत आ रही, कॉस्ट आ रही है और उससे हमें उतना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, प्रतिफल की उतनी दर हमको मिल रही है या नहीं। तो किससे रिलेटेड होती है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, आवश्यक रिटर्न दर से। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो अलग अलग जो आपकी हैं जैसे कि शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग है, इन सब की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है और वो निकाली जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड हैज एन इम्प्लिसाइट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। निम्नलिखित में से किस फंड के स्रोत में पूंजी की निहित लागत होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका रिटेन अर्निंग है, प्रतिधारित आय है। मीन्स आपका कहने का मतलब है इम्प्लिसाइट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि आपके पास जो भी प्रॉफिट या जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसको कहीं बाहर इन्वेस्ट ना करके उसको आप अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसे इम्प्लिसाइट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। क्योंकि रिटेन अर्निंग जो होती है, जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है, आपने उसको डिविडेंड ना दे करके किसी और नाम से डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको रिटेन करके रखा होता है, तो उसको भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए पूंजी की लागत को इस रूप में भी जाना जाता है। जोखिम मुक्त ब्याज दर, अधिकतम रिटर्न दर, सावधि जमा पर ब्याज दर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसे और किस तरह से समझ सकते हैं? तो उसे हम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जोखिम मुक्त ब्याज दर होते हैं क्योंकि उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, तो आप हमको ये होता है कि हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है उतना हमको मिल जाएगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो इसलिए उसको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन। बॉन्ड और डिबेंचर के लिए पूंजी की लागत की गणना इस आधार पर की जाती है: बिफोर टैक्स बेसिस, आफ्टर टैक्स बेसिस, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिस, नन ऑफ दैट। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर जो होते हैं तो उनकी जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसे हम आफ्टर टैक्स के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, करके बाद के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स की निकाली जाती है बिफोर टैक्स निकाली जाती है, और जो आपकी डिबेंचर्स की निकाली जाती है वो आफ्टर टैक्स बेसिस निकाली जाती है। एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फर्म। पूंजी की लागत को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से कौन सा फर्म द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? यानी कि फर्म जो है वो कंट्रोल कर सकती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत से रिलेटेड है और उस फैक्टर को फर्म कंट्रोल भी कर सकती है। टैक्स रेट तो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, वो गवर्नमेंट लगाती है। डिविडेंड पॉलिसी, जो लाभांश नीति होगी वो हमारे कंट्रोल में है कि हमें किस तरह का प्रॉफिट हुआ उसके अकॉर्डिंग हम जो डिविडेंड होगा उसको पॉलिसी जो है वो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, डिविडेंड रेट को हम घटा बढ़ा सकते हैं। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते, तो यहाँ पर क्या कंट्रोल में होता है? डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति जो होती है इसका डिसीजन जो होता है वो कंट्रोल में होता है फर्म के। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट ए फर्म मस्ट अर्न इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स इन्वेस्टर इज आल्सो नोन एज। न्यूनतम रिटर्न दर जिसे एक फर्म को अपने निवेशकों को संतुष्ट करने के लिए अर्जित करना चाहिए उसे किस रूप में जाना जाता है? एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट प्रॉफिट रेशियो, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है? उसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, पूंजी की भारांकित औसत लागत कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ। ऑपरेटिंग लिवरेज निम्नलिखित के विश्लेषण में हेल्पफुल होता है, मदद करता है, सहायक होता है: बिजनेस रिस्क, फाइनेंसिंग रिस्क, प्रोडक्शन रिस्क, क्रेडिट रिस्क। तो मैंने आप लोग को सारे लिवरेज अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, क्लासेस की वीडियो में भी प्रोवाइड कराया था, जिसमें आपके ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड लिवरेज 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो किस चीज को एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है? वो बिजनेस रिस्क को, व्यवसाय से संबंधित रिस्क को एनालाइज करने में हेल्पफुल होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। वित्तीय उत्तोलन की सहायता से निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? मार्केटिंग रिस्क का, इंटरेस्ट रेट रिस्क का, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का, फाइनेंस रिस्क का। तो किसका किया जा सकता है? अगर फाइनेंशियल लिवरेज से देखें, ऑपरेटिंग से बिजनेस का किया जा सकता था। जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त जोखिम नाम से क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर फाइनेंस रिस्क का। एक आंसर है ऑप्शन डी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? EBIT अपॉन EBT हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेस बिकॉज ऑफ। परिचालन उत्तोलन निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है: फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, नन ऑफ दैट। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, परिचालन उत्तोलन है, क्यों आता है कि किस कारणों से आता है?
तो वो हो जाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे निकाला जाता है, ऊपर कंट्रीब्यूशन रहता है, नीचे EBIT होती है। कंट्रीब्यूशन कैसे बनता है? फिक्स कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, अंशदान है, वो निकल के आता है। तो यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उससे बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही है, तो इस कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी अराइज होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो किससे बढ़ता है? वित्तीय उत्तोलन किस कारणों से उत्पन्न होता है? फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल इंटरेस्ट। तो फाइनेंस लीवरेज जो होता है, वित्त वाला जो होता है, वो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट से बढ़ता है। कैसे निकालता है? EBIT अपॉन EBT। EBIT क्या होता है? इंटरेस्ट बिफोर, EBIT क्या होता है? इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT क्या होता है? इनकम बिफोर टैक्स। तो बीच में डिफरेंस किस चीज का आया? इंटरेस्ट का आता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है वो उससे अराइज होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज। परिचालन उत्तोलन की गणना की जाती है। यहाँ पर आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन PBT, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन टैक्स। तो कैसे की जाती है अभी मैंने आपको बताया ही, क्या होता है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे अगर न्यूमेरिकल भी बनता है तो वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करा चुकी हूँ अलग अलग प्रैक्टिस सेट में, तो वो आपका अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT हो जाता है। ये सब आपके कई बार के पढ़े हुए हैं, अच्छे से आपने इसको पढ़ा है, कई बार मैंने इसके न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। रिवीजन है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जिससे कि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म। कौन सा संयोजन आमतौर पर फर्म के लिए अच्छा होता है? हाई आपका ऑपरेशन लीवरेज हो, हाई आपका फाइनेंशियल लीवरेज हो। लो होना चाहिए ऑपरेटिंग लीवरेज और लो होना चाहिए फाइनेंशियल लीवरेज। हाई होना चाहिए ऑपरेटिंग लीवरेज और लो होना चाहिए फाइनेंशियल लीवरेज। तो नन ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए? जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो हाई होना चाहिए और जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो लो होना चाहिए, तो वो फर्म के लिए स्थिति अच्छी मानी जाती है। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कवर है। न्यूमेरिकल जिससे रिलेटेड 2-3 आपके इंपॉर्टेंट है, तो जो न्यूमेरिकल की एक अलग वीडियो में लेकर के आपके लिए आऊंगी, तो वहां पर उसको मैं कवर करा दूंगी, जिससे कि आपका सारा न्यूमेरिकल जो है एक साथ आप लोग रिवाइज कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से आपका कवर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 50% बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जो आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपको काफी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।